तो जी हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये लेक्चर जो है ये न्यूट्रिशन पार्ट 3 होगा और आज हम प्रयास करेंगे कि हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को संपूर्णतः पूर्ण रूप से पढ़ लें, कोई चीज ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। पहले तो नाम ही समझ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको एक बार पहले ब्रीफ कर चुका हूं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, बट फिर से जब आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने पोषण के लिए, हेट्रो मीन्स होता है अदर या डिफरेंट, तो या तो आप लिखो अदर या आप लिखो डिफरेंट, तो ये क्या बन जाता है हेट्रो। और ट्रॉफिक शब्द का मतलब क्या आता है हमारे पास, नरिशमेंट। तो अगर आप अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो आप कहलाएंगे एक हेट्रोट्रॉफ। अब मैं जैसा आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेट्रोट्रॉफ के अंदर हम लोग तीन तरह के न्यूट्रिशन मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज अ सैप्रोट्रॉफ। और सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि आप डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले हैं। मींस आप किसी मृत जीव, फिर चाहे वो प्लांट हो या फिर एक एनिमल हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया या फंगस क्या करता है, बैक्टीरिया अपनी बॉडी से या फंगस अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि सरफेस पर जाके गिरते हैं किसके, उस डेड बॉडी के। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। और फिर जब ये एंजाइम्स बाहर इसकी बॉडी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और इतना डाइजेस्ट कर देता है कि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये फंगस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्ड बाय फंगस, या फिर फॉर दैट केस बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो ये है सैप्रोट्रॉफ, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग बताओगे कि क्या डाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ? नहीं, डाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ। इसने जब उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो केवल एब्जॉर्ब किया है, तो इसलिए मैं इस न्यूट्रिशन को बोल रहा हूं सैप्रोट्रॉफ। देखिए आप लोग सैप्रोजोइक और सैप्रोफाइटिक शब्द समझ लीजिए। सैप्रोजोइक मैं जब यूज करता हूं तो जोइक मींस होता है एनिमल और फाइटिक मींस होता है प्लांट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट को कंज्यूम कर रहा है एज अ सैप्रोट्रॉफिक मोड तो सैप्रोफाइट बोलेंगे। अगर वो एनिमल कंज्यूम कर रहा है डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर तो उसको हम लोग सैप्रोजोइक बोलेंगे। या फिर इन जनरल आप इन सब से अगर बचना चाहें तो सैप्रोट्रॉफ बोल सकते हैं। सैप्रो मींस डेड एंड डिकेइंग। तो ये हो गई हमारे पास पहली बात। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम पे, तो वो मुझे याद आ रहा, हमने बात करी थी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोट्रॉफ में दोनों में एक सिमिलरिटी है, वो ये कि दोनों सिंपल फूड को ही क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके आ रहे हैं। सिंपल फूड से मेरा मतलब क्या है, जैसे बहुत बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, बहुत बड़े अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है पॉलीमर्स को प्रोटीन्स बोलते हैं, ऐसे फैट्स होते हैं। तो ये इनको पॉलीमर्स फॉर्म में एब्जॉर्ब ना करके या फिर ग्रहण ना करके ये उनको पहले बॉडी से बाहर तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को और उसके बाद एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सैप्रोट्रॉफ में तो एब्जॉर्ब कर ही रहा था। पैरासाइट क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पे कोई ऐसा जीव लग गया जो कि एक पैरासाइट है। अब जब वो मुझसे खून पीता है, लेट से फॉर एग्जांपल टिक है कोई या फिर लाइस है जो खून पी रहा है मेरे शरीर से, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में होगा ये कि मेरे खून के अंदर तो ऑलरेडी मैंने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, मेरे पाचन तंत्र ने डाइजेस्ट करके ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके ब्लड में एसिमुलेट कर दिए थे। तो ये उन सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करने वाला है। तो आपको याद रखनी, दोनों में ही सिंपल फूड का ग्रहण हो रहा है, दोनों सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट पैरासाइट क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? सी, सैप्रोट्रॉफ में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंस है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिपेंडेंस जो है वो एक लिविंग होस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो पैरासाइट गेट्स न्यूट्रिशन लिविंग ऑन अ, नहीं सर्वाइव, साइलेंट लिखते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। चलो, डायरेक्टली फ्रॉम अ लिविंग होस्ट, तो यहां पे जीवित होना जरूरी है। ओके, होस्ट मर जाएगा तो ये भी फिर बच नहीं पाएगा। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कुत्ते भी ले जाते हैं ना, टिक्स, ऐसे इंसानों के सर में कई बार जुएं हो जाते हैं, लाइस बोलते हैं इसको हम लोग। और एक प्लांट होता है इसका नाम होता है कसकटा, हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इतना ज्यादा पैरासाइटिक कि वो अपने खुद के क्लोरोफिल नहीं बनाता है, पतली पतली डंडियों के रूप में प्लांट्स के ऊपर चढ़ा रहेगा और वो वहां से प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो खींच लिया करता है। तो ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मींस का मतलब होता है कि भाई कंप्लीट एनिमल लाइक, पूर्ण रूप से एनिमल की तरह। अब एनिमल की तरह क्या, यहां पर ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स फूड को ऑब्टेन करता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड जैसे अगर आप मान लो आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई,
तो आपके अंदर क्या क्या गया? आपके अंदर गए कार्बोहाइड्रेट्स, आपके अंदर गए प्रोटीन्स, आपके अंदर गए फैट्स, आपके अंदर गए लिपिड्स, तो ये और मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आपके शरीर के अंदर गई। ये एक खाना जिसके अंदर इतना सारा वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इतना न्यूट्रिएंट डेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपल फूड्स, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करने के बाद वो उसको अपनी बॉडी के अंदर तोड़ता है और फिर तोड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको पूरी बॉडी में संचालित करता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, कैसा फूड ऑब्टेन करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम सराउंडिंग, और फिर ब्रेक्स इट डाउन इनसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से वह एब्जॉर्ब कर लेता। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग को होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अब कितने स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन खत्म होता है उसको डिस्कस करते हैं। सी, होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप होता है फूड को ऑब्टेन करना। फूड बाहर है, फूड को आप ऑब्टेन कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एमीबा का दे देता हूं। चलो, तो एमीबा भी इवन दो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक होलोजोइक फॉर्म में हमको देखने मिलता है। तो चलिए, ये रहा एमीबा। एमीबा की कोई शेप तो होती नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं एमीबा को यहां पर कुछ फूड दिखता है, तो एमीबा क्या करेगा? एमीबा अपने इन छोटे छोटे सेल मेम्ब्रेन्स को उसकी तरफ क्या करता है? प्रोट्रूड करता है, उनकी तरफ, बाहर की तरफ निकालता है। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ स्यूडोपोडिया। तो पहले स्टेप में इसने क्या करना है? तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन का मतलब होता है फूड को ऑब्टेन करना। कैसे करेगा? देखो, ये ऐसा था, ये रहा फूड, फिर क्या करता है? इस तरह से ऐसे, देखो, फूड के आसपास इसने अपने फॉल्स फीट डेवलप कर लिए, ठीक है। अब ये जो फॉल्स फीट है, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको क्या बोलना है? स्यूडो मींस फॉल्स, पोडोस मींस लेग्स, तो स्यूडोपोडिया इसने बनाए। अच्छा, स्यूडोपोडिया करेगा, स्यूडोपोडिया इस तरह जाके इसको ऐसे मिल जाएगा, ओके। तो स्यूडोपोडिया की जो मेम्ब्रेन्स है वो आपस में, मतलब आप बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से एनगल्फ कर लेती है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये इंजेक्शन में ही आएगा। तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि भाई देखो, ये बन गया फूड वैक्यूल और स्यूडोपोडिया इस तरह से वापस से एंगेज हो जाता है। कुछ नहीं, बस वो वापस से सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। मैं व्हाइट कलर से न्यूक्लियस दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास हुआ। अब देखो, स्यूडोपोडिया ने जो ये खाना ग्रहण करा है, इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो खाना ग्रहण करना एक सेल के द्वारा कहलाता है फैगोसाइटोसिस। फैजी मतलब होता है ईटिंग, खाना। साइटो मीन्स होता है सेल, सिस मतलब होता है स्टेट। इसका मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पे सेल कुछ खा रहा है। तो टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये किस तरह के कैटेगरी में जाएगा मूवमेंट? तो ये टेक्निकली एक तरह का एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस के अंदर ये पड़ता है, ओके। तो फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ लिया, तो फूड एनगल्फ हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया? अब आप देख रहे हो, दिस इज एफ से लिखता हूं फूड अब एक मेम्ब्रेन के अंदर है और फूड के इस मेम्ब्रेन के एनवलप को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। दिस इज फूड वैक्यूल भी मैंने आपको 9th क्लास के लेक्चर से पढ़ाया हुआ है, वैक्यूल जब हम लोग पढ़ रहे थे। अब फूड वैक्यूल क्या करेगा? यहां से ये फूड वैक्यूल अपने अंदर ही कुछ एंजाइम्स निकालना शुरू कर देगा, देखो ऐसे, और फूड का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। मींस इंजेक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है, नंबर स्टेप 1 के बाद जो नंबर स्टेप 2 आएगा, इट विल बी कॉल्ड डाइजेशन। अब डाइजेशन इज नॉट जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आप लोग प्लीज इस चीज पर ध्यान दें। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा कार्ब है, मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है इस कार्ब्स की केवल एक यूनिट, मोनोमर यूनिट, यानी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। बट मेरे पास ये एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम है ग्लाइकोजन जो होता है उसके अंदर आप मान के चलिए कि 2 से 4 लाख के बीच में ग्लूकोज की यूनिट्स हो सकती हैं। अब मेरी बॉडी को अगर डाइजेस्ट करना है तो उसे सिंगल यूनिट चाहिए। तो मैं केवल ये नहीं बोलूंगा डाइजेशन को डिफाइन करते हुए कि इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, नहीं, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टिल इट बिकम्स सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एब्जॉर्ब करने जो है योग्य हो जाए, तब मैं इसको डाइजेशन बोलूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं
breakdown of food to make it simple and absorbable. अरे हट जाओ, absorbable क्या हो गया है? अब सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही हमारे पास डाइजेशन कहलाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू मेक इट सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, अब देखो यही जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, मैं आपको बता रहा था कि भाई ये ब्रेक डाउन सेप्रोट्रॉफ अपनी बॉडी से बाहर कर रहा है। ओके, सेप्रोट्रॉफ के अंदर नहीं हो रहा है। पैरासाइट को करना नहीं पड़ रहा है, वो जिस होस्ट पे डिपेंडेंट है वो ऑलरेडी उसको डाइजेस्टेड फूड दे रहा है। यानी सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इन दोनों को ही बाहर से ग्रहण हो जा रही है, इसीलिए इनको मैं होलोजोइक नहीं बोल रहा हूं। होलोजोइक कब बोलेंगे? होलोजोइक तब बोलेंगे जब डाइजेशन आपके शरीर के अंदर हो रहा हो, वो भी एक कॉम्प्लेक्स फूड का। ठीक है, तो ये अब ये जो फैगोसाइटोसिस फूड जो वैक्यूल है, यहां पर फूड का डाइजेशन होना चालू होगा। डाइजेशन जब हो जाएगा, ब्रेकडाउन जब हो जाएगा, तो थर्ड स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन। अब जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे इसके टूटने से, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। मैं क्या से दिखाऊं इसको? ऐसे दिखा सकते हैं ना कि लो जी ये मेरा अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है, और फूड को एक काम करते हैं, हम फूड को टूटा हुआ ऐसे एरो दिखाते हैं कि भाई इससे एब्जॉर्ब हो गया है, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और फाइनली एब्जॉर्ब करने के बाद शरीर के अलग अलग जगह तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेट करना। तो एसिमिलेशन हो जाएगा ना, एसिमिलेशन। एंड अब जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है, ब्रेकडाउन नहीं हुई है, तो एज अ वेस्ट उसको बॉडी में रख के तो फायदा है नहीं, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना सबसे अच्छी जो है हमारे पास स्ट्रेटेजी रहती है। तो लास्ट स्टेप विल बी, फिफ्थ स्टेप विल बी इजेशन। इजेशन, अब देखिए यहां पर मैं एक्सक्रीशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिकॉज एक्सक्रीशन शब्द का मतलब होता है बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना। क्या ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, ऐसे जब हमारी बॉडी से डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर आ रहा है, फीसीज बाहर आ रहा है, तो वी शुड कॉल इट इजेशन या डेफिकेशन, बट नॉट एक्सक्रीशन। ओके, बिकॉज एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट का होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम हमारे शरीर में जो करता है दैट इज किडनी। ओके, तो ये आपको 5 स्टेप में होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने समझा दिया है। ठीक, फाइन है जी। ओके, अब एक बार मैं आपको बुक में दिखाता हूं, तो बुक में यही सब देखो आपको चीजें देखने मिल जाएंगी कि हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के हिसाब से जो है अडेप्टेड रहता है। किस तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स या सिंपल है, या फिर उसके सराउंडिंग्स में किस तरह का न्यूट्रिशन अवेलेबल है। लेकिन फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल, अगर स्टेशनरी की बात करेंगे, एक ही जगह रुका हुआ घास कहीं नहीं जा रही है, मोबाइल है तो डियर है, तो आपको फूड एक्सेस करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग अपैरेटस लग सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन absorb it, like fungus, yeasts and mushroom, while other take in whole material and break it down inside their body, जैसा मैं आपको बता चुका हूं होलोजिक न्यूट्रिशन। ओके, what can be taken in and broken down depends on the body design। अब आप क्या प्राप्त कर सकते हो और आप कितना तोड़ सकते हैं वो बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बॉडी कंपेयर टू अदर मैमल्स, अगर मैं बात करूं जैसे बोवीन्स की बात करूं, गाय भैंसों की बात करूं, तो हमारा शरीर बिकॉज इतना कॉम्पैक्ट हो गया है, तो हम लोग बहुत सारे स्टमक के चेंबर अपने पास नहीं रखते, जिस कारण से आज हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मगर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं बोवीन्स, लाइक गधे, घोड़े, गाय, भैंस। अब वो क्यों कर पा रहे हैं? वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में स्टमक इतना बड़ा 4 चेंबर होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, इतने सारे चैम्बर्स हैं जहां पर ब्रेकडाउन हो पाता है। प्लस उनके गट माइक्रोबायोम में वो बैक्टीरियाज है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे शरीर में अब वो नहीं रहे, और हैं तो बहुत कम तादाद में, इसलिए हमारा शरीर अब सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो सेलुलोज हमारे शरीर में अगर आता है तो हम उसको एज अ फाइबर ट्रीट करते हैं, रादर उसको डाइजेस्ट करने के। मेन शरीर जो न्यूट्रिशन हमारा इंसानों का प्राप्त कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन से प्राप्त कर रहा है। अदर देन दैट मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड अलोंग विद वाटर। ठीक है, तो ये लिख रखा है, कह रहे हैं कि भाई सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, और इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। कसकटा, जैसे मैं आपको बताया, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? तो ये देखो आपको मैंने ये अभी जस्ट समझाया ये पूरा का पूरा। Since the food and the weight is absorbed differ, the digestive system is different in different organism. In a single celled organism, the food may be taken up by the entire surface. जैसे अभी मैंने आपको अमीबा बताया कि जैसे सूडोपोडिया वो निकालता है, फिर उनको फूड वैक्यूल बनाता है। Can a different part become specialized to perform different function? For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions on the cell surface which fuse over the
food particle forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which diffuse into the cytoplasm. That is the absorption and assimilation part. The remaining undigested metal is moved out to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has a definite shape and the food is taken at a specific spot. Paramecium में एक specific spot होता है. चलिए मैं आपको एक बार ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए. तो अगर मैं पैरामीशियम बनाऊं तो पैरामीशियम का जो आकार होता है ना, तो वो चप्पल जैसा होता है, कुछ इस तरह का सा ऐसा शेप होता है. बहुत गंदा बना है, दोबारा ट्राई करते हैं. चलो, कुछ इस तरह से पैरामीशियम होता है. अब पैरामीशियम में क्या होता है ना कि एक ऐसे अंदर की तरफ बाउंड्री सी जारी होती है और उनके पूरे सरफेस पे आपको अगर मालूम पैरामीशियम के क्या होते हैं, सीलिया होते हैं इस तरह से. अच्छा, सीलिया आप ऐसे समझो से एक मजदूर, बहुत सारे मजदूरों की अगर लाइन हो और वो एक के बाद एक ईंट फेंक रहे हैं, इन दैट मैनर यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे मान लो ये फूड है, तो फूड सीलिया स्लाइड करता हुआ लेके आएगा. अरे चलो भाई, ऐसे स्लाइड होता होता आएगा और फिर इस कैविटी में घुस जाएगा. इस कैविटी को बोलते हैं गलेट और यहाँ पे जाके उसको फूड वैक्यूम में आएगा. ठीक है, तो साइटोफेरिंक्स होता है, यहाँ पे गलेट होता है. तो एक बहुत स्पेसिफिक स्पॉट है जहां से पैरामीशियम न्यूट्रिशन को अपने शरीर के अंदर लेके आता है सेल के अंदर. तो यही लिखा हुआ है. मैं सोचा समझा दूं, तुम लोगों को नहीं भी समझा तब भी चल जाता काम. ठीक है, बट अच्छी बात है आपने समझ लिया. तो फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. ओके फाइन, चलिए बहुत बढ़िया. नाउ मूविंग टू द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि हमें कैसे हो रहा है न्यूट्रिशन. ठीक है, तो अगर मैं आपको अभी के लिए एक ब्रीफ दूं, उसके बाद हम लोग एक बार टेक्स्ट भी रीड करेंगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी, इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. हमें हर एक लाइन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं आपको समझाना शुरू कर. देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है, ये दो चीजों से बनता है. दो चीजों से. एक जो बहुत लंबी ट्यूब है, पूरे में घूमी हुई है, उसको दोस्तों आपको बोलना होता है एलिमेंटरी कैनाल. क्या बोलना होता है? एलिमेंटरी कैनाल. आपको एलिमेंटरी कैनाल के ही मॉडिफिकेशंस देखने मिलते हैं अलग अलग जगह. कहीं पर वो ईसोफेगस है, कहीं पर वो स्टमक है, कहीं पर वो लार्ज, कहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन है. सारे जो ट्यूब है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है माउथ से लेकर एनस तक, दैट इज एलिमेंटरी कैनाल. तो लिख देते हैं हम लोग माउथ टू एनस. ठीक है, ये पहली बात हो गई. और इसमें वेरियस मॉडिफिकेशंस आपको देखने मिलते हैं. वेरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हमको यहां पर देखने को मिलते हैं. दूसरी चीज जो यहां पर मुझे डायग्राम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है एलिमेंट्री कैनाल के अलावा, दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, फाइन. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं, तो मैं आपको एक बस जस्ट दे दे रहा हूं. बहुत सारे हैं दोस्तों, अगर आप इसको 11th में पढ़ोगे, वैसे तो 11 से एलिमिनेट कर दिया है, मगर क्योंकि ये चैप्टर इतना अनिवार्य है आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ने आते हैं, मैं कभी भी ये चैप्टर नहीं छोड़ता हूं, मैं हायर क्लासेस में जरूर पढ़ाता हूं. तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड सबसे पहला आता है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड जो होता है 3 पेयर में होता है. एक कान के नीचे होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, एक जबड़े के नीचे होता है, उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, एक जीभ के नीचे होता है, उसको बोलते हैं सब लिंगुअल. तो 3 होते हैं, अपनी अपनी डक्ट्स होती हैं इनकी. सलाइवरी ग्लैंड के बाद अगर मैं नीचे जा रहा हूं, तो अब कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, तो टेक्निकली अब जो आएंगे हमारे पास वो होंगे स्टमक के ग्लैंड्स. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. इसके बाद आएगा लिवर, फिर आएगा पैनक्रियास. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं. सेकेंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में सिक्रीशन आता है, HCl सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन वगैरह सिक्रीट करेंगे, पेप्सिनोजन. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए. लिवर हो गया. लिवर एक्चुअल में एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, बट जो वो फ्लूइड सिक्रीट करता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस. वो फैट को इमल्सिफाई करने में, फैट इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो छोटे छोटे बबल जैसे बनाने में हेल्प करता है. और फाइनली सबसे ज्यादा जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड से. पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाज भी बोल सकते हैं. अच्छा, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो भी सिक्रीट करती है सर्टेन एंजाइम्स. तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे. तो इंटेस्टाइनल जूस यहां पे जो है सिक्रीट होता है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं इंटेस्टाइनल जूस. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बीच बीच में ब्रूनर्स ग्लैंड है, लाइबरकून्स है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. बट ठीक है,
अभी इतना ही रहने देते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल विच इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, इसके वेरियस स्थानों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस हमको देखने मिल जाते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां लिखा है एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। कह रहे हैं इसके अलग अलग रीजन्स हमको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते दिख जाते हैं। कह रहे हैं यहां हो क्या रहा है इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा है कि हम लोग जो अलग अलग प्रकार का फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है। मैं एक बार पूरा टेक्स्ट रीड कर देता हूं, फिर मैं आपको एक पूरा कंप्लीट डायग्राम आपको देते हुए कंप्लीट कर दूंगा लेक्चर। नेचुरली फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। जैसे बात हो रही है डाइजेशन की, देखो बात ये है कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत बड़ा बड़ा उसमें हमें फूड को इतना तोड़ देना है कि वो स्मॉल एब्जॉर्बेबल हो जाए और एक ही जैसा टेक्सचर हो जाए, सो दैट बॉडी कैन इजिली एब्जॉर्ब इट, राइट। इट इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माउथ में डाइजेशन चालू होता है तो माउथ में टीथ क्या करता है, फूड को क्रश करता है, ग्राइंड करता है। एट द सेम टाइम जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो अपने जूसेस सिक्रीट कर रहे होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड के जूस में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज। इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन, स्पेलिंग है PTYALIN, टाइलिन। तो यहाँ पे सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, तो हमारा माउथ में पानी जो आता है वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो एक्चुअली में वाटर नहीं है, एक फ्लूइड, इसको बोलते हैं सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। तो इसको अगर हमें एब्जॉर्ब करना है तो हमें इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ेगा, और ये हेल्प कौन करता है इसमें हमें हेल्प करते हैं एंजाइम्स। सी एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि ये एंजाइम्स जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। अब एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, हम अभी के लिए बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। तो सलाइवरी एमाइलेज वाला देखो यहाँ पे आ गया। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। अगर आपके खाने में स्टार्च, जैसे रोटी में, आलू में, चावल में अगर स्टार्च होता है तो उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर। इसीलिए अगर आप खाने को काफी देर तक चबाए, लेट से रोटी आपने 2 टुकड़े तोड़े और केवल रोटी आप चबाए जाओ तो आपको मीठी लगने लग जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे जो गस्टेटरी पोर्स होते हैं, गस्टेटरी बड्स होते हैं, जिसको मैं बोल सकता हूं टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स आप ऐसे सोचो एक मटका जैसा है, ठीक है। अब इस मटके के अंदर टेस्ट उसी चीज का आ पाएगा जो इसके अंदर घुस पाएगा, ठीक है। अब स्टार्च खूब बड़ा मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट एंटर डायरेक्टली इनसाइड, राइट। बट इफ यू च्यू इट इनफ, आप उसको चबाते रहो, डाइजेस्ट करते रहो माउथ में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, तो वो टूटता रहेगा। स्टार्च टूटते बन जाएगा ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज कैन एंटर दिस पिक्चर, ये इस मटके में घुस सकता है और इसलिए हमको स्वीट टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो लिखा था फूड इज मिक्स थरली विद द सलाइवा, एंड फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर टंग से पीछे की तरफ निगल लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्लूटिशन, डीग्लूटिशन, ठीक है। तो इसको खाने को निगल लेंगे हम लोग, एनगल्फ कर लिया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि खाने को एलिमेंट्री कैनाल में आगे चलाने के लिए एक मूवमेंट लगता है, एंड कॉल दैट मूवमेंट एज पेरिस्टाल्सिस। इसको क्या कहा जाएगा, पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस कैसा मूवमेंट है तो इसको मैं एक बार दिखाता हूं, देखो यहीं पे दिखा देता हूं। तो आ जाओ महाराज, प्रकट हो। हाँ, तो पेरिस्टाल्सिस मान लो ये ट्यूब है मेरे पास, राइट। अब इस ट्यूब में अंदर मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना आगे बढ़ रहा है वो इन स्मूथ मसल्स के वेव है जो कॉन्ट्रैक्शंस की डेवलप हो रही हैं उसके कारण होता है। तो खाना जब यहां होता है, मान लेते हैं खाना यहां है, तो ऊपर की जो मसल्स होंगी, इस रीजन की मसल्स जो होंगी वो हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और जो नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे का जो मसल्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो खाना क्या होगा, खाना नीचे की तरफ, अरे आओ भाई, अबे यार, तो खाना नीचे की तरफ मूव कर जाता है। आप समझ पा रहे हो, खाना ऐसे नीचे नीचे मूव करता रहेगा। तो ये खाना नीचे 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 मूव करता रहेगा इस तरह से। इस ही मूवमेंट को, इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इधर की तरफ जो हम देख रहे हैं दैट इज रिलैक्सेशन, को ही कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। बट क्या पेरिस्टाल्सिस केवल हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है? आप एक बार सोचो कि आपके शरीर में और कहां मूवमेंट की जरूरत है, कहां पे पेरिस्टाल्सिस हो सकता है। अगर आपको मालूम पड़ जाए या आप ढूंढ पाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर वापस आते हैं। तो खाना देखो यहाँ पे लिखा हमारे पास पेरिस्टाल्सिस से कॉन्ट्रैक्शन से टेक्निकली मूव करता है। तो लिख रखा है द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स। मसल्स कैसी हैं, स्मूथ, या आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ये अपने आप रेगुलेट करती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिदमिकली और इसके कारण जो खाना होगा वो आगे की तरफ पुश हो जाएगा और इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
अब लिख रखा है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। आप देख पा रहे हो ये रही हमारे पास ईसोफेगस। तो माउथ में भी डाइजेशन हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। द स्टमक, फिर यहां पे देखो ये जो जे शेप बैग है बड़ा सा, इसको बोलते हैं स्टमक। एक बार के लिए चलो यहां बनाता हूं मैं, जैसे मान लो ये ईसोफेगस है, ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ऐसे, दिस इज स्टमक। तो स्टमक में जब खाना पहुंचता है तो यहां पे खाना पहुंचने के बाद दो चीजें समझ लो। देखो अब यहां पे स्टमक जो होगा वो खाने को ग्राइंड करता है। एक्चुअल में कैसे ग्राइंड करता है ना, तो जब खाना मान लो यहां पहुंचा, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे कलर के पेन से खाना दिखाता हूं, चलो हरे रंग का खाना दिखा देते हैं। लो भाई खाना पहुंचा। अब इस खाने को ये चर्न करेगा, पिच का ऐसे ऐसे मसलेगा। मसलेगा कैसे? क्योंकि स्टमक में भी मसल्स हैं। अब मसल्स हर दिशा वाली हैं, हर डायरेक्शन की हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी हैं, ओब्लिक मसल्स भी हैं। तो खाना अच्छे से पिसना शुरू हो जाएगा। अब स्टमक जो है, स्टमक का सरफेस जो अंदर से होता है, काफी आपको इस तरह से उस पे ना फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, और इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं हम लोग रुगीज, RUGAE, रुगी, ठीक है। तो खाना पिसना शुरू होगा, पिसते 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 पिसते। अब इसमें चीजें मिलाई जाएंगी। अब चीजें क्या क्या मिलाई जाएंगी? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ऐड करी जाती है, आप याद कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड दी HCl। क्यों डाल रहे हैं यहाँ पे? देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर पैथोजेंस हो सकते हैं, उसके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। अब HCl जो होता है, इसका pH इतना लो होता है, कितना लो होता है? 1.6 से लेकर 1.8 का pH होता है। आप सोचो कितना लो pH है। तो वो जो बैक्टीरियाज हैं या फिर कोई अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया है तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आई मीन टू से। तो पहली चीज तो ये इस काम आ रही है। दूसरी किस काम आती है? HCl एक्चुअल में ना यहाँ पे स्टमक में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो प्रोटीन्स का डाइजेशन है वो चालू होता है। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए एक एंजाइम रिलीज होता है, इसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। अब आप लोग याद रखेंगे, जो ओजन लिखा होता है ना किसी एंजाइम के पीछे, तो वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो द एंजाइम इज करंटली इन इनएक्टिव फॉर्म। तो HCl जब इसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये एरो लेके गए, ये पेप्सिनोजेन पे पड़ा, तो पेप्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। पेप्सिनोजेन से वो क्या बन जाएगा? पेप्सिन बन जाएगा। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मींस प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है। तो ये रहा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिनोजेन। अब क्या बन गया? पेप्सिन बन गया। यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन भी शुरू होगा। मगर अब मैं एक चीज सोच पा रहा हूं, यार ये तेजाब है, दिस इज HCl, इट इज वेरी corrosive, ये बहुत हानिकारक है। तो मेरा स्टमक बचता कैसे है? तो इससे बचने के लिए एंजाइम जब रिलीज होते हैं, या फिर जो ये HCl रिलीज होता है, उससे पहले हमारी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन कह रहा हूं, पूरा स्टमक जो होता है कवर हो जाता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस। तो म्यूकस से कवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो म्यूकस देखो यहां पे भी लिखा हुआ है कि म्यूकस हमारे जो स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो खाना, चलो दोबारा से बात, खाना पहले चबाया माउथ में, नाम 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 नाम। अब इसमें कौन मिक्स हो गया है? इसमें मिक्स हो जाता है अमाइलेज, जिसको मैं टाइलिन बोल रहा हूं। तो यहां पे ब्रेक डाउन हो गया स्टार्च का। तो आप लोग याद रखेंगे, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। नाउ डिग्लूटिशन, खाना निकल दिया मैंने। अब मैंने खाना जब निकला है तो नीचे कैसे आएगा? एक वेव से, और इस वेव को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। नाउ खाना हैज रीच स्टमक लाइक दिस, और स्टमक में अब 3-4 चीजें होना। सबसे पहली चीज मगर क्या होगी? मेरे को HCl रिलीज करने से पहले क्या करना चाहिए? मेरे को अपनी वॉल्स को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। तो मैं म्यूकस रिलीज करूंगा, म्यूकस रिलीज होगा, वॉल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। अब HCl निकलेगा। HCl निकलने के बाद अब HCl अपने काम करना शुरू करेगा। जैसे क्या? पहला तो होता है फूड को क्या करना? फ्री कर देता है वो किसी भी तरह के बैक्टीरियल पैथोजन से या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। दूसरा, वो एक्टिवेट करता है एक पेप्सिनोजेन नाम के इनएक्टिव एंजाइम को इनटू पेप्सिन, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन भी चालू हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले डाइजेशन कहां चालू होता है, आप बोलोगे माउथ। बट अगर आपसे पूछा सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन कहां हुआ, तो आप बोलोगे स्टमक। ओके गाइस, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। मगर एक बात है, आप सोचो कि यार ये खाना इस तरह इतनी ताकत से पिस रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ जा रहा है? ये ईसोफेगस से मतलब मैं ऐसे अगर कहूं कि यहां से ये बाहर क्यों नहीं निकल जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा, या फिर यहां से क्यों नहीं निकल के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन मूव कर जा रहा है? तो इसकी वजह है कि हमारा जो स्टमक होता है वो दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी, यहां पे हमको एक स्पेशलाइज्ड मसल मिलती है, सर्कुलर मसल्स मिलती हैं, सर्कुलर मसल्स मिलती हैं। और सर्कुलर मसल्स के इस बैंड को बोला जाता है स्फिंक्टर, SPHINCTER, स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर से मान लो, ये ऐसे मान लेते हैं मेरे पास स्टमक था, तो एक यहां मिलता है और एक यहां मिलता है। अब किसका क्या नाम है? देखो इस वाले का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। तो मैं लिख देता हूं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो दिस इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और नीचे इधर वाला कहलाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, बिकॉज ये रीजन जो है
स्टमक का, इसे पाइलोरस बोलते थे, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर्स होते हैं और ये सर्कुलर मसल्स हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल कब्जे की तरह बंद हो जाएंगे, तो खाना अंदर अंदर पिसता रहेगा मगर मूव नहीं करेगा। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड इनफ, कि उसको ठीक ठाक हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया, उसको अच्छे से चर्न कर दिया है, तो खाने को पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और खाना आगे की तरफ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मूव कर जाएगा। समझ में आई कहानी? होपफुली समझ में आई गई होगी। खैर चलिए आइए आगे देखते हैं। तो लिखा फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस बात कर ली। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ द फूड थॉरली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस, बात करी थी। अच्छा, इसीलिए क्या होता है ना, अभी सोचो कि हमने खाना नहीं खाया, भूख लग रही है और पेट में गुड़गुड़ 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 आवाज आने लग जाती है। अब ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज कैसे आती है कि सोचो स्टमक में तो कुछ है नहीं, खाना तो है नहीं, मगर उसने ऐसे ऐसे चर्न करना शुरू कर दिया, मसल्स मूव कर रही है, तो हवा घूम रही है ऐसे ऐसे, तो आवाज आ रही गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। तो आप लोग याद रख सकते हो, ऐसे भी होता है यहाँ पे। फिर लिखा था डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैंने बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल में ही है, स्टमक की ही है, तो इन द वॉल ऑफ स्टमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो HCl मैंने बताया था एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और ये एंजाइम पेप्सिन के एक्शन को भी क्या करता है, सहायता करता है, फैसिलिटेट करता है। दूसरे फंक्शन में ये भी होता है हमारे पास कि भाई ये आ रहे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करता है। कह रहे म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग को बचाती है एसिड के प्रभावों से, ठीक है। कह रहे वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव। अब एक बार के लिए आप लोग सोचेंगे, क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत आराम से आप सोचना। खैर, जैसा कि मैं बता चुका था कि खाना फिर एक बार जब पच जाएगा तो स्फिंक्टर मसल्स जो होती है रिलीज खुल जाती हैं और फिर खाना आगे की तरफ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ता है। दिस इज द, अब फिर क्या करता है, यहां से वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट में जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। सी, तो मैं बनाता हूं यहां पे ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहां से देखो ये चालू हो गई है स्टमक के, इतना ही था, और यहां से सी बेंड जहां पे आपको दिख रहा है, इस तरह का बेंड जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं डुओडेनम। तो दिस इज डुओडेनम। फिर ये खूब घूमेगी 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 घूमेगी, यार देखो बहुत ज्यादा घुमाना पड़ेगा मुझे इसे, ठीक है, अंदर ही अंदर खूब घूमेगी। तो यहां दो रीजन और बनते हैं, एक होता है जीजनम, तो जेजनम, डुओडेनम के बाद आती है जेजनम, और लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगी उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो डुओडेनम सबसे पहला बेंड होता है इस तरह से, जो सी शेप का होता है, और यहां से जेजनम और इलियम, मैंने ऐसे लिख दिया, जीजनम होता है और इलियम होता है। इलियम किससे कनेक्ट होती है, इलियम जाके खुलती है फिर किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। बट मेन बातें तो यहां पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बहुत सारी हैं। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या क्या कहानी है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोग याद रख सकते हो, जैसे मान लो सी शेप का बेंड दिखा दूं मैं आप लोगों को, इस तरह से ये बेंड होता है। तो पहली चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला जो बेंड है, विच इज मैं यहां पे लेबल भी करता हूं, डुओडेनम जो है, यहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ डाइजेशन, अब तक कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ, मगर सबसे ज्यादा डाइजेशन यहां होता है। देखो कैसे, दो तीन चीजें समझो आप लोग। एक्चुअल में जो लिवर है ना, वो लिवर की भी डक्ट यहीं पे आ रही होती है, ठीक है। इधर से पैनक्रियास की भी डक्ट आ रही होती है, तो मान लो ये पैनक्रियास की डक्ट जा रही है, तो लिवर और पैनक्रियास मतलब वो गॉल ब्लैडर से आ रही डक्ट, बाइल डक्ट, और इधर से ये हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों फ्यूज आती हैं और ये बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट, और इसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहां पे ये दोनों जब फ्यूज करती हैं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट जहां पर दोनों मिल गई हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्यों बोल रहे हैं आप समझ पा रहे होगे। सी, हेपेटो शब्द कभी भी आएगा ना आप लोग दोस्तों, याद रखना लिवर की बात हो रही है, और पैनक्रियाटिक क्योंकि पैनक्रियास से आ, तो ये पैनक्रियास है ना, इधर देखो ऐसे पैनक्रियास की डक्ट, उधर ऊपर से लिवर की डक्ट, दोनों मिल जाती हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का जूस कहां रिलीज हो रहा है, इनटू द डुओडेनम। ओके, तो लिख रखा है कि भाई यहां से जो फूड रिलीज होता है हमारे पास, वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो इसको बहुत छोटे स्पेस में हमारे शरीर ने इसको समा के रखा हुआ होता है, और ये इसलिए हो पाया बिकॉज शरीर ने इसको बहुत ज्यादा कॉइल कर रखा है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब एक बात समझना आप लोग, देखो आपका फूड जितना सिंपल होगा उतना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी हो जाएगी, और जितना कॉम्प्लेक्स होगा आपको उतना ही टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, और उसके लिए आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होनी चाहिए, लंबी। इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस डाइट ले रहे हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है कंपेयर टू हर्बीवोर्स, जो कि कॉम्प्लेक्स सेलुलोज जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खा रहे हैं,
तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, तो उनकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ या फिर फॉर दैट केस स्मॉल इंटेस्टाइन केस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो लंबी हो जाती है। तो लिख रखा है मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर जैसे टाइगर इनकी शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, खैर जैसा मैं आपको बोल चुका हूं कि भाई देखो यहां पे सबसे ज्यादा डाइजेशन होने वाला है, तो आपकी बुक में भी बोला गया है कि ये वो साइट है कंप्लीट डाइजेशन की जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट किया जाता है। तो यहां से सिक्रीशंस कहां से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि एक तो हम लोग सिक्रीशन हमें मिल रहे हैं लिवर के, लिवर अपने सिक्रीशंस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर डक्ट निकाल के लेके आ रहा होता है सिस्टिक डक्ट, जो कि फ्यूज कर जाती है। तो सिस्टिक डक्ट फ्यूज किससे करती है, हमारे पास आगे सीबीडी, और हमारे पास इधर की तरफ आते हुए ये ज्वाइन करती है पैनक्रियाटिक डक्ट से, तो बन जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब लिखा है इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। ये पहली बात क्या है, जो फूड आया है, देखो मान लेते हैं, चलो मैं फूड को बनाता हूं रेड कलर से, ये फूड यहां पड़ा हुआ है भाई, ये हद से ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज ये भी किससे आया है, स्टमक से निकल के आया, स्टमक में था HCl। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, हमें इस फूड को न्यूट्रलाइज करना होगा ना, क्योंकि एंजाइम्स को अगर काम करना है जो कि एसिडिक एंजाइम्स नहीं है, जो एसिडिक में काम नहीं करते मीडियम में, तो हमें पहले फूड को क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा है कि इसको अल्कलाइन बनाने के लिए, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम यहां पे काम कर सके, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, बाइल जूस। तो बाइल जूस के बारे में यहां पे आप लोग लिख लो कि बाइल जूस जो होता है उसका फंक्शन क्या है। तो बाइल जूस का पहला फंक्शन मेक्स फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन। अब एल्कलाइन क्यों करना जरूरी है, मैं क्या बताया कि पैनक्रियाज में जो एंजाइम रिलीज होंगे वो काम नहीं कर पाएंगे अगर फूड एसिडिक होगा। ओके गाइस, तो यही चीज लिखी हुई यहां पे। दूसरी चीज जो बाइल जूस कैरी करती है ना, तो बाइल जूस का दूसरा जो फंक्शन होता है, देखिए बाइल जूस में आप लोग याद रखेंगे नो एंजाइम, यहां पे कोई एंजाइम्स तो नहीं है, यहां पे बाइल सॉल्ट्स होती हैं, मगर वो बाइल सॉल्ट्स फैट के बड़े बड़े ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट कर देती है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हम लिख देते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बाइल जूस। दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट मिसल्स में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हमारी बॉडी इस बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसके लिए बाइल सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि बाइल जूस में हमें मिलती है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जैसा मैं बताया। तो इसको तोड़ना होता है तो इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ताकि इनके ऊपर अच्छे से एंजाइम कर सके, तो हम पहले इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के लिए जो है वो बाइल सॉल्ट लगती है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके गाइस, तो लिखा है इमल्सिफाइंग एक्शन हमको देखने को मिलता है। अब ये इमल्सिफाइंग एक्शन आपको चैप्टर 4 में तान्या मैम पढ़ा रही होंगी प्रोबेबली, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि सोप का एक्शन कैसा होता है, ठीक है। बट खैर, द पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि कंटेन करता है जैसे ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन। आप लोग याद रखना कि ट्रिप्सिन इक्वल्स प्रोटीन डाइजेशन लिख देना, ठीक है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, जैसे ये फैट मिसल्स हैं, इनको फर्दर और तोड़ने में हेल्प करेगा, लाइपेजेस हेल्प करेंगे। लिखा है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। इसका जैसे मैं बताया आपको कि जो फर्दर हमारे पास यहाँ पे जो ये वॉल्स हैं, यहां से भी एंजाइम निकलता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। लिखा है द एंजाइम प्रेजेंट इन इट। अब जो यहाँ का एंजाइम होगा वो फाइनली फूड को कन्वर्ट करता है, जैसे प्रोटीन्स को इनटू यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेता है। मींस अब फूड टूट गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब के बारी आएगी, अब आएगा एब्जॉर्प्शन, अब आएगा एसिमिलेशन, फिर आएगा इजेशन। 3 चीजें बची दोस्तों, आइए रीड करें। तो लिखा है डाइजेस्टेड फूड इज नॉट टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक पोर्शंस कॉल्ड विलाई। अब देखो, अगर मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाऊं, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरह से एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सरफेस एरिया को बढ़ाना होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अंदर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही दोस्तों कहा जाता है विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय। These finger-like projections they increase surface area for the absorption of the digested food. तो वही चीज लिखी हुई है, the villi are richly supplied with blood vessels which take up the absorbed food to each and every cell of the body. अगर मैं आपको एक section of villi दिखाऊं, मान लो ये एक विलाय है,
तो विलायक के अंदर सबसे पहली चीज तो आप लोग याद रखेंगे कि भाई लिम्फेटिक वेसल का एक डक्ट आता है, इसको बोलते हैं लैक्टील। ये फैट डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, फैट को एब्जॉर्ब करने में लैक्टील्स काम आते हैं। दूसरी चीजें जो आपको देखने को मिल सकती हैं वो क्या है, वो है हमारी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल जो है मैं दिखाता हूं, चलो इस तरह से कुछ, ये आर्टरीज एंड वेन्स, और ये आपस में देखो ऐसे 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 करके पूरा नेटवर्क बना रही होती है, राइट, ऐसे 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 ऐसे, और जो भी फूड फिर आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स में या फिर इस स्ट्रक्चर में, जो इसको मैंने नाम दिया लैक्टिल। बट लैक्टिल इज मेनली एब्जॉर्बिंग फैट, तो फैट एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोग याद रखेंगे लैक्टिल्स काम आते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है फिर एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन जब हो गया तो एब्जॉर्प्शन हुआ कहां है, ब्लड में। ब्लड तो कनेक्टेड है पूरी बॉडी में थ्रू आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, यानी अब हो जाएगा एसिमिलेशन, ठीक है। और इस तरह से एसिमिलेशन होकर हमारे पास जो ये न्यूट्रिशन पहुंचेगा तो ये एनर्जी बनाने के काम आएगा, नए टिश्यूज बनाने के काम आएगा, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के काम आएगा। तो क्या क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, बचा कौन सा स्टेप, दैट इज इजेशन। तो फाइनली देखो ये लिखा हुआ है द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपको मालूम होगा बाहर की तरफ बड़ी बड़ी सी दिखती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसी दिखती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन दिखती है कुछ ऐसी, जैसे मान लो ये इलियम आया, इलियम कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआत में छोटी सी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये एक वेस्टिजल ऑर्गन के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि नई स्टडी से मालूम पड़ता है इतना भी बुरा नहीं है, शरीर के काम का ही होता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से ऐसे 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 होती है और इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं, ये आपके खाने को जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसे लेके ऐसे पूरे में मूव करती है, ठीक है। एंड फाइनली यहां से ये एम्प्टी करती है, फूड को बाहर निकालती है थ्रू द एनस। तो दिस इज असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड देन इनटू द एनस। इस तरह से फूड जो होगा वो एनस से निकलेगा, मगर एनस से ऐसा नहीं कि चलते तो चला ही जाएगा, थोड़ी देर इसको यहाँ पे पीरियोडिकली होल्ड किया जाता है इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड रेक्टम। तो रेक्टम होल्ड करता है और एनस केवल एक ओपनिंग है और ओपनिंग से निकल जाता है फूड। तो जैसे यहां लिख रखा है कि रेस्ट ऑफ द मेटेरियल, देखो अब यहां पे एक चीज याद रखना आप लोग कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा साइड इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली जब सब चीज हो जाएगी तो एनल स्फिंक्टर खुलता है, एनल स्फिंक्टर यहां होता है, स्फिंक्टर वही गोल वाली मसल है, और यहां से होता है मास पेरिस्टाल्सिस। सी नॉट जस्ट पेरिस्टाल्सिस, जब बॉडी डेफिकेट करती है अपने वेस्ट को बाहर निकालती है बहुत सारा ऐसे एकदम गड़गड़ गड़गड़ बहुत सारा एक साथ पेरिस्टाल्सिस होता है और इसको बोलते हैं मास पेरिस्टाल्सिस, जिसके कारण इस तरह से बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं एक शॉर्ट बना दूंगा इसके लिए जिसमें मैं पूरा फिर से एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक प्रॉपर अच्छा डायग्राम बना के रखूंगा, आप लोग शॉर्ट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। डेंटल केरीज आप पढ़ लीजिए, जहां पे दांत सड़ने की बात हो रही है, प्लीज आप लोग खुद पढ़ें इसे, क्वेश्चंस करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इन क्वेश्चन से शुरू करूंगा, तो पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रेस्पिरेशन नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चालू कर लेंगे। बाय बाय, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।